अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज से। आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, कुछ ट्रेडिंग करती हैं, सिर्फ वो प्रोडक्शन नहीं करती, और कुछ का काम गुड्स के साथ होता ही नहीं है, वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है कि ऑपरेशन क्या होते हैं। ऑपरेशन से मुराद ये होता है कि इनपुट से लेकर, इनपुट जो चीज जहां से आपने चीज बनानी है, वो रॉ मटेरियल वगैरह आपका, तो बेसिक जो चीजें आपने ऐड करनी है, इनपुट से लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करके कस्टमर को चीज वो थमाने तक, डिलीवर करने तक जितना भी काम होगा वो सारा ऑपरेशंस होगा। इसका मतलब है कि लेट्स से आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, पहले तो खरीदेंगे, खरीदने से लेकर उसके थ्रू चीजें बनाने तक, फिर उसको क्वालिटी वगैरह चेक करना, उसका सारी इंस्पेक्शन करके, पैकेज करके, पैक शैक करके डिलीवर करने तक कस्टमर को, चाहे वो होम डिलीवरी हो या मिसाल तौर पे आउटलेट के ऊपर भी आपने उसको प्रोवाइड करना है, सारा काम किस में आएगा? ऑपरेशंस में आएगा। तो ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है, मतलब ऑपरेशंस को मैनेज करने का जो तरीका कार है, उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ये है जी कि फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, क्वालिटी बेहतर रखें चीज की, ताकि वो आपका जो कस्टमर है वो रिटेन भी हो आपके साथ। पहला क्वालिटी हो गया। दूसरा है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल जो लगना है और जो लेबर उसके ऊपर लगनी है, जो एम्प्लॉयज वगैरह उसके ऊपर काम करेंगे, उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, कम करें। ठीक है, पहला हो गया। फिर क्वालिटी, दूसरा कॉस्ट को मिनिमाइज करना। लेकिन अब इसके अंदर ये ना हो कि कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए क्वालिटी गिरा दें, नहीं, ये नहीं करना। सही है, हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी को भी बेहतर करना है, लेकिन कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करनी है। एंड एस्टिमेट ऑल कॉस्ट दैट एड नो वैल्यू टू फिनिश प्रोडक्ट्स। हमें पता है जी कि कस्टमर मांगते हैं वैल्यू। अब वैल्यू किसी के लिए क्वालिटी हो सकती है, किसी के लिए प्राइस हो सकती है, किसी के लिए कन्वीनियंस हो सकती है, किसी के लिए इजी एक्सेस हो सकती है कि उसको जल्दी चीज मिल जाए वगैरह वगैरह। तो आपने फिर कोशिश ये करनी है कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम खत्म कर दें, एलिमिनेट कर दें जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। सही है। लेट्स से अगर आपको लगता है कोई एम्प्लॉई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ना तो प्रोडक्शन करता है ना ऑपरेशन करता है, आमतौर पर फ्री होता है, सही, ज्यादातर आइडल ये बंदा रहता है, काम नहीं ज्यादा कर रहा होता, तो इसको आप निकाल दें भाई, यहाँ से आप अपने बचा सकते हो। इसी तरह आप लेट्स से एडवर्टीजमेंट का आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादातर होती है, लेकिन आपका वो कुछ पुराना तरीका भी चल रहा है, फ्लैक्स वगैरह लगाते हो वगैरह वगैरह। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ दें भाई, क्यों बिला वजह कॉस्ट लगा रहे हैं। क्लियर हो गया जी। तो 3 काम है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। फोकस ऑन क्वालिटी, देन मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, एंड एलिमिनेट ऑल कॉस्ट दैट एड नो वैल्यू टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। देन अब आ गया जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर। जो बंदा ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर रहा होता है उसको ऑपरेशन मैनेजर भी कहते हैं, कई जगहों पे जनरल मैनेजर वगैरह भी कह देते हैं, नाम जो मर्जी दे रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक जो काम होगा वो यही होगा जो अभी बताने लगे हैं। पहला ये प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग से मुराद परचेज करना ही होता है। रॉ मटेरियल को जब आपने परचेज करना है, लेबर को जब आपने भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन कोशिश होगी सस्ता भी मिले ताकि हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो सके। देन ये प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोक्योरमेंट तो होगी, अब उसके प्रोडक्शन को प्लान करना है, किस तरह प्रोडक्शन की जाए, उसको आपने आगे लेके चलना है, कितने यूनिट्स बनने हैं, किस कलर के कितनी चीजें बननी है, कौन सा बंदा बनाएगा, मशीन कितने घंटे चलेगी, प्रोसेस की क्या टाइप होगी, क्या पूरा हफ्ता मशीन चलेगी या हफ्ते में 4 दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी, क्या दिन के अंदर 24 घंटे चलेगी या कम टाइम चलेगी, वगैरह वगैरह, सारा कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग है। यानी प्रोडक्शन कंट्रोल, जो प्लान किया हुआ है अब उसको कंट्रोल भी करना है, देखते रहना है कि क्या सारा काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं करना हमने, हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का पर्पस ही ये है, फोकस ऑन क्वालिटी। तो भाई क्वालिटी के ऊपर भी देखें कि क्या जो बेंचमार्क था, क्या जो इंग्रेडिएंट्स या जो आपके एलिमेंट्स बीच में डलने थे, क्या उसी के मुताबिक डले हैं। 2 नंबरी तो नहीं किसी चीज में हो रही, क्वालिटी के ऊपर काम करें। देन कंटिन्यूस डेवलपमेंट, सारा कोई बड़ा जबरदस्त है, स्टिल कंटिन्यूसली डेवलप करते जाएं, सीखते जाएं, इनोवेशन करें, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, रोज कोई तरीका ढूंढे यार काम को बेहतर से बेहतर करने का, ताकि वहां से आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो, कॉस्ट भी आपकी कम हो, एफिशिएंसी भी काम में आए। ठीक हो गया। तो ये 5 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स की। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग, क्योंकि सबसे अहम है इसमें। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर क्या होगा? पहला फेज होता है प्लानिंग फेज। सिंपल, आपने प्लान करना है कि भाई कितने यूनिट्स बनने हैं, क्या चीजें बननी है, किसने बनानी है वगैरह वगैरह, ये आपका प्लानिंग फेज है। देन जी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट तरह के टर्म्स उसके लिए यूज होते हैं। 3 है आमतौर पे। एक होती है मैस प्रोडक्शन, फिर मैस कस्टमाइजेशन, देन कस्टमाइजेशन। मैस प्रोडक्शन से मुराद ये है कि एक जैसी आइडेंटिकल आइटम्स बहुत ज्यादा बनाओ। बहुत ज्यादा बनाने से क्या मुराद है?
मिसाल के तौर पे आप कोई चीज देख लें, बिस्किट्स आप देख लें, हाफ रोल वगैरह आप खाते हो, एक ही तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनते हैं पूरा पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है बिकते हैं। चैप्टर 7 के अंदर हमने जैसे पढ़ा है टोटल मार्केट अप्रोच के, पूरी मार्केट को वो कैप्चर करते हैं, उसके अंदर वो चीजें सेल करने की कोशिश करते हैं। तो मैस प्रोडक्शन से मुराद क्या होता है? आइडेंटिकल एक ही तरह की बहुत ज्यादा चीजें बनाना, उसको मैस प्रोडक्शन कहते हैं। देन आई है मैस कस्टमाइजेशन। मैस कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जी प्रोडक्शन मैस लेवल पे होगी, एक जैसी आइटम्स की होगी, लेकिन थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मार्कर्स देखे होंगे या उसके अंदर कलर्स भी देखे होंगे आपने, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू, कुछ ब्लैक। अब उसकी शेप वगैरह, उसका सारा कुछ एक ही तरह का है हर मार्कर का, इसका मतलब आइडेंटिकल है भाई, मैस प्रोडक्शन। लेकिन थोड़ी सी कस्टमाइजेशन क्या कर दी गई है, कलर्स बीच में, इंक चेंज कर दी गई है, किसी में कोई क्वांटिटी के हिसाब से, तो इसको हम मैस कस्टमाइजेशन कह देंगे। फिर एक होती है कस्टमाइजेशन सिंपल, वो प्योर कस्टमाइजेशन है, ये होती है टेलर्ड मेड। सही है कि हर बंदे ने अपनी मर्जी से, मैं लेट से जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में आमतौर पे आपका अगर आपने कपड़े वगैरह सिलवाने हैं तो हर बंदे का अपना साइज है, अपना उसका फिजिक वगैरह, तो उसके मुताबिक बनते हैं। घर अगर आपने कंस्ट्रक्शन कोई किसी घर की करवानी है, हर किसी का अपना नक्शा है, हर कोई अपने हिसाब से बनवाना चाहता है। लेकिन यही चीज अगर गवर्नमेंट कोई कॉलोनी बनाने का ऐलान करती है कि 1000 घर होंगे, सब एक जैसे हैं बिल्कुल, वो मैस प्रोडक्शन बन जाएगा, सारे ही 1000 घर एक जैसे हैं। लेकिन अगर वैसे इंडिविजुअली हर बंदा अपने हिसाब से बनवा रहा है तो कस्टमाइजेशन होगी। ठीक हो गया? तो ये 3 तरीके हैं। देन ये प्रोडक्शन प्लानिंग में आते हैं टाइमिंग, भाई किस टाइम के ऊपर चीजें बनेंगी, कितनी देर के लिए बनेंगी, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। देन लोकेशन है कि भाई फैक्ट्री जो आपकी है वो किस जगह पे लोकेट करेगी, किस जगह पे मौजूद होगी। आमतौर पे आपको पता है फैक्ट्रीज कहाँ पे होती हैं, या तो शहर से बाहर होती हैं या उस जगह पे होती है जहां पे उनका रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है? रॉ मटेरियल से मुराद ये है कि आपको पता है जैसे शुगर है, जो गन्ना शुगर बनती है, वो शुगर कहाँ से बनती है? शुगर केन से, चीनी गन्ने से बनती है। अब कोई भी आपको शुगर फैक्ट्री लाहौर के अंदर नहीं नजर आएगी। ठीक है? आपको कोई भी शुगर फैक्ट्री रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे गन्ना ही नहीं बनता, गन्ना पैदा नहीं होता। गन्ना पैदा होता है आमतौर पे साउथ पंजाब या सिंध वाली साइड पे। इसलिए जो मोस्टली शुगर मिल्स हैं, शुगर की जो फैक्ट्रीज हैं, वो कहाँ पे होती हैं? वो साउथ पंजाब वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पास है। अदरवाइज तो रॉ मटेरियल को उधर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट आनी है कि उसी से बड़ा नुकसान है। तो लोकेशन डिसाइड करते हुए आपने ये भी सोचना है कि भाई एक तो रॉ मटेरियल कहाँ पे है, एक उसके जो एंसिलरी सर्विसेज हैं या जो कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं उसके साथ चलने वाली हैं, वो इंडस्ट्रीज कहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है? लेट्स से आपका लेदर का कारोबार है, ठीक है, तो उसके साथ जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, देखना है यार वो कहाँ पे ज्यादातर होती है, उधर जाके वो काम करें आप। ठीक है जी? इसके अलावा कुछ होते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ फ्री टैक्स जोन दिए होते हैं कि यार यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप वहां पे जाके भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो आपने देखने हैं लोकेशन के लिए। देन जी लेआउट से मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर किस तरह का हो, कि भाई फैक्ट्री बनाई किस तरह की जाए, उसके ऊपर भी अब आपने काम करना है। अब ये डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट से मुराद है कि ऐसा काम जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हों। ठीक है? डिफरेंट प्रोसेस से मुराद है कि एक जगह पे सिर्फ एक काम हो रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा काम, तीसरी जगह पे तीसरा काम। अगर आप लोग कभी टेक्सटाइल किसी यूनिट के अंदर जाएं जहाँ पे स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग यूनिट, ठीक है, तो अब वो प्रोसेस वाइज डिवाइड किया होता है। मिसाल के तौर पर पहला बंदा सिर्फ कटिंग कर रहा होगा चीज की, सेकंड जो पर्सन है वो शायद थोड़ा आगे बैठा हो, लेकिन वो बंदा भी सिर्फ क्या कर रहा होगा, वो मिसाल के तौर पर वो स्टिचिंग कर रहा होगा, सारी सिलाई करेगा। उससे अगला बंदा सिर्फ बटन्स वगैरह लगा रहा होगा। उससे आगे वाला बंदा एक बार इंस्पेक्शन कर रहा होगा, धागे शागे काट रहा होगा जो छोटे मोटे पीछे रहते हैं। उससे नेक्स्ट बंदा पैकेजिंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आमतौर पर 5-6 लोगों के दरमियान, बंदा एक नहीं, बंदे सैकड़ों भी हो सकते हैं पीछे, कि यार ये 100 बंदा स्टिचिंग कर रहा है, ये वाला 100 बंदा ये कर रहा है, ये 100 बंदा ये कर रहा है। ठीक है? तो आपने प्रोसेस को भी डिवाइड कर दिया है, तो ये एक लेआउट भी हो सकता है। ये आमतौर पर इसको कहते हैं यू शेप्ड। यू शेप से मुराद है कि वहां से बंदा स्टार्ट हो गया, ऐसे 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 आगे काम चलता जाएगा, बजाय इसके कि एक ही शख्स से सारा काम करवाओ। क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि हर चीज के अंदर वो बंदा स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो, कोई ना कोई गलती भी कर सकता है। आमतौर पे आप 1 या 2 चीजों के अंदर सिर्फ एक्सपर्ट होते हो, तो उससे सिर्फ वो काम करवाओ जिसका वो एक्सपर्ट है। ये भी एक लेआउट हो सकता है। अब इस लेआउट में फिर आपने मशीन्स वगैरह या पर्सन इस तरह बिठाने हैं, लगाने हैं कि वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो सके। देन जी प्रोडक्ट या असेंबली लाइन लेआउट। इससे मुराद ये होता है कि भाई आपने कोई जो प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द सारा काम हो रहा होता है। ठीक है? असेंबली लाइन से मुराद आमतौर पे होता है यार मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को आप ऑलरेडी
जो बने होते हैं उनको आप असेंबल करते हो, उनको जोड़ते हो। अब इसके अंदर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन इसमें ये होता है कि यार प्रोडक्ट एक बन रही है, उसी प्रोडक्ट को आप किसी और जगह मूव कर सकते हो, वहां पे ले जाओ, अब वहां पे उसके ऊपर काम होने लग गया, फिर उधर से किसी और जगह पे ले जाओ, वहां पे काम होने लग गया, तो इस तरह भी हो जाता है। देन थर्ड वन इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन में हमारे प्रोडक्ट नहीं हिलेगा यहाँ से। ये होता है आमतौर पर जो बहुत बड़े लेवल की चीजें हों, जैसे आपने कोई एरोप्लेन बनाना है, अब एरोप्लेन को आप फैक्ट्री में कहाँ पे लेके मूव करते फिरेंगे, आप एक जगह पे कर देते हो, सारे लोग जिन्होंने काम करना होता है, इंजन बनाने वाला, बॉडी बनाने वाला, पेंट करने वाला, बटन लगाने वाला, ईच एंड एवरीथिंग, जिस बंदे ने जो भी स्विच वगैरह लगाने, हर बंदा वहां पे पहुंच जाता है और फिक्स पोजीशन होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट उसी जगह पे होगा, वहां पे आके उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक लेआउट हो सकता है। ठीक हो गया। देन जी लेआउट के बाद है रिसोर्स प्लानिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपने सारा कुछ कर लिया, फैक्ट्री बना लिया, लेआउट बना लिया, प्रोडक्शन प्लान है, लेकिन भाई रिसोर्स भी तो कोई प्लान करे ना, कितने लोग लगाने हैं इस काम के ऊपर, कितनी मशीनें लगानी है, मशीनें कितनी घंटे चलेंगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करें। सप्लाई चेन से मुराद है कि चीज बन तो जाएगी, कस्टमर तक किस तरह पहुंचानी है आपने, क्या खुद बांटोगे जाके, खुद बेचोगे, या आगे कोई डिस्ट्रीब्यूटर रखना है, वो आगे होलसेलर को देगा, वो आगे रिटेलर को देगा, क्या तरीका होगा, इसको भी डिसाइड करना है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, लास्ट पे इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सारी है, एक दूसरे तक एम्प्लॉयज तक बातें पहुंचानी है, मैसेज पहुंचाने हैं, वो किस तरह होंगे, वो आईटी के थ्रू होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक वगैरह के ऊपर भी आप कई बार कंपनी ग्रुप्स बनाते हैं, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हो, या कोई इंटरनल नेटवर्किंग है, या लेट्स से वैसे पेज के ऊपर लिख के देते हो, मोबाइल के थ्रू कॉल्स करके देते हो, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है और किस तरह उसको लेके चलना चाहते हो। ठीक हो गया जी। अब आगे बात आ गई जी टाइप्स ऑफ एचआर इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आमतौर पे ह्यूमन रिसोर्स एचआर किस तरह का होता है, जैसा हर जगह पे होता है वैसा ही है। पहला जी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट। एग्जेक्टिव हमें पता है टॉप लेवल के लोग जो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, एग्जेक्टिव लेवल के लोग, डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह, एक तो ये होते हैं, इनका काम होता है ऊपर स्ट्रेटजीज को देखना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना। देन जी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर, ये वो लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, हेड होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह की, ये लोग हैं। देन प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर्स, ये वो लोग हैं जो मैनेजर्स के अंडर होते हैं, मैनेजर्स इनको देखते हैं और ये सुपरवाइजर्स निचले लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तीन हायरार्कीज बन गई। टॉप पे है एग्जेक्टिव्स, फिर उनके अंडर प्रोडक्शन मैनेजर्स वगैरह, अब उनके अंडर सुपरवाइजर, और नीचे काम करने वाले तबके को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स उनको कहते हैं। ऑपरेशनल वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं एक्चुअली। तो चार तरह की आपकी लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है जी। देन आगे टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। आमतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहली बात है कि डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का आपको पता है, वर्क स्पेशलाइजेशन को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, कि भाई बजाय इसके कि सारे का सारा काम एक ही शख्स से करवाएं, डिवाइड कर दें, कोई काम कोई कर रहा है, कोई काम कोई कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे बहुत से फायदे आपको आ जाएंगे। इससे ये होगा इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब आप एक ही काम को रोज करोगे तो आप कम रिसोर्सेज के अंदर वो काम कर लोगे, कम टाइम के अंदर वो वाला काम कर लोगे, जल्दी हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट आपकी कम लगेगी ऑब्वियसली। क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, जब एक ही बंदा डेली एक काम कर रहा है, उसका हाथ सेट हो जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं होता। अदरवाइज अगर कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो क्वालिटी कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी, उसका मसला रहता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ वर्कर्स। हर बंदे का आपको पता लग जाता है कि ये जो शख्स है, ये लेट्स से स्टिचिंग बेहतर कर लेता है, इसको उधर ले जाओ। ये जो शख्स है, ये स्पिनिंग का काम अच्छा कर लेता है, इसको उधर ले जाओ। आप शख्स कोई भी एम्प्लॉई है, उसकी स्किल्स की बेस पे उससे काम ले सकते हो। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमें पता है कि भाई जब बहुत बड़े पैमाने पे चीजें बनती हैं, तो उससे क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक मशीन थी, उसकी फिक्स कॉस्ट मशीन की कर लें, या लेट्स से एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर स्टोर हो रही थी पहले 1000 चीजें मिसाल के तौर पे, और फैक्ट्री का रेंट था जी 10 लाख रुपया। अब 1000 चीजें जब स्टोर आप वहां पे कर रहे थे, तो पर यूनिट उनकी कॉस्ट तकरीबन कितनी आ गई, कोई 1000 रुपीज आ गई। ठीक है, 1000 रुपीज पर यूनिट, हर एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट है। लेकिन वहां पे जगह और भी पड़ी हुई है, और भी चीजें उधर स्टोर हो सकती हैं। अब 1000 की जगह अगर आप 2000 चीजें स्टोर करने लग जाए, तो वही पर यूनिट कॉस्ट 500 पे आ जाएगी। सही है, सिर्फ स्टोरेज के हवाले से। इसी तरह लेट्स से एक मशीन है, उस मशीन की फुल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, लेकिन आप अभी तक उससे बना रहे हो 50,000 यूनिट्स। अब वो उतना ही बिल आ रहा है उसको चलाने का, सही है, उसका फ्यूल वगैरह उतना ही लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको 50,000 और ऐड कर दोगे, तो वही वाला जो फ्यूल 50,000 के ऊपर डिवाइड होना था, अब कितने पे होगा, 1 लाख के ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ये भी जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, तो वो अपने अपने काम को फिर इनलार्ज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, इसका फायदा हो जाता है।
यानी फास्टर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जब वर्कर ने एक ही काम डेली बेसिस पे करना है तो उसकी ट्रेनिंग भी जल्दी हो जाती है। नुकसान भी हैं कुछ। एक नुकसान है बोर्डम। कुछ लोग होते हैं वो तो पसंद भी करते हैं कि डेली एक ही काम करें, कुछ लोग कहते हैं मोनोटोनस काम है, मतलब डेली एक ही तरह को बोर भी हो जाते हैं। एम्प्लॉयज के रेफरेंस से ये बोर भी उनको कर सकता है। देन लैक ऑफ क्रिएटिविटी, डेली एक ही काम करना हो तो आमतौर पर क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से मोटिवेशन लो हो जाती है। देन रिडंडेंसी ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर कोई टेक्नोलॉजी न्यू आ गई है लेकिन आपने तो सारी लाइफ स्पेशलाइजेशन की बेस पे काम ही एक किया हुआ है, सिर्फ एक काम आपको आता है, लेकिन वो काम करने के लिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो आपको फिर आमतौर पे फारिग भी किया जा सकता है एज एन एम्प्लॉय, अगर आप देखें तो। देन लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, जब तक आप वर्क स्पेशलाइजेशन में रहते हो आप एक ही काम कर सकते हो, ठीक है, कोई और काम अगर करना पड़ गया तो आपको एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप उस काम की लोगे, दूसरे नंबर पे आप देखोगे यार कोई डिपेंडेंस आपको मिल जाए, मतलब कोई और बंदा ही आपको समझा दे चीजों को किस तरह लेके चलना, तो ये मसला भी आ सकता है। ठीक है जी, तो एक तो डिवीजन ऑफ लेबर आपका स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सेकेंडरी डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स हमने जैसे चैप्टर 3 के अंदर ही पढ़े थे, यहाँ पे भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। वो किस बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेस, प्रोडक्ट के बेस पे हो सकती है कि यार मेहरान गाड़ी सिर्फ इधर बनेगी, वैगनर सिर्फ इधर बनेगी, कर्टस सिर्फ इधर बनेगी, इस बेस पे हो सकती है। या प्रोसेस वाइज, प्रोसेस जैसे टेक्सटाइल की अगर बात करें तो भाई उसकी स्पिनिंग प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे होगा, ये वाली फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ धागे कॉटन से धागा बनाएगी, ठीक है। अब ये वाली फैक्ट्री सिर्फ वीविंग करेगी, धागे को आपस में जोड़ेगी, सिएगी उसको, अगला वाला हो सकता है स्टिचिंग करेगी वगैरह वगैरह। तो आप प्रोसेस वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, कस्टमर वाइज भी बना सकते हो कि यार ये कस्टमर रिटेल के हैं, इनको इस तरह डील करना है, ये कॉर्पोरेट के हैं इस तरह करना है, गवर्नमेंट के हैं इनको इस तरह करना है। या लेट्स से ये मेल कस्टमर्स की जो चीजें बनाने वाला ग्रुप इधर कर दें साइड पे, इनका काम सिर्फ मेल्स का चीजें बनाना है, इनका काम फीमेल का, इसका काम बेबीज का वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकली भी कर सकते हो कि लाहौर के लिए अलग से फैक्ट्री है, कराची के लिए अलग है, मुल्तान के लिए अलग है, और अगर दुनिया में डिफरेंट जगह पे है तो उस हिसाब से भी कर सकते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन। देन ये डेलीगेशन, डेलीगेशन एक फीचर है। डेलीगेशन में आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ों को अथॉरिटी अपनी जब सीनियर निचले लेवल पर देता है डेलीगेशन आ जाती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं तो वहाँ पे डेलीगेशन लाजमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हेड जो होता है उसने तो सारा काम करना है, जैसे हमने ऊपर बताया है 4 लेयर्स हैं, एग्जेक्टिव्स ऊपर है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर्स आए थे, उनके अंडर सुपरवाइजर है, उनके अंडर आपका वर्कर आ जाता है। तो अब एग्जेक्टिव्स ने खुद काम तो नहीं करना, वो अपनी अथॉरिटी देते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई आप काम करवाओ। प्रोडक्शन मैनेजर अपनी अथॉरिटी काम करवाने की सुपरवाइजर को देता है, सुपरवाइजर फिर वो काम करवाता है निचले लेवल से। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। ठीक है, देन एक कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा बुक से देख लीजिएगा। ये वही चीजें सारी जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की हैं। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट बेस के अंदर आपकी कोशिश होती है प्रोडक्ट को डेवलप करने के ऊपर, उसको आपने आगे लेके चलना होता है। आपकी जितनी भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मार्केटिंग के, फाइनेंस के, प्रोक्योरमेंट वगैरह के, वो फोकस्ड होते हैं एक प्रोडक्ट को लेके जाने पे। प्रोसेस बेस होता है कि उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आपने एक ही प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्रोसेस में बन के आगे निकलता है, हर प्रोसेस को अलग अलग बना दिया, अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया, हर प्रोसेस को करने वाला शख्स कोई और है। ठीक है, तो उसके अंदर भी फिर जो सारे डिपार्टमेंट्स दूसरे होंगे उन्होंने फिर असिस्ट करना होता है हर प्रोसेस को। जैसे मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल की जीन्स पैंट अगर हम डेनिम की बात करें तो डेनिम एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए प्रोसेस बड़े होंगे। कॉटन हो, पहले कॉटन से जिनिंग होगी, जिनिंग के बाद वहां से स्पिनिंग से धागा बनेगा, स्पिनिंग से वीविंग होगी, वीविंग से आगे फिर चीजें चलेंगी। तो उसका मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस थे जिसको मिला के कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग पहुंचे हैं। ठीक हो गया जी। देन आगे की डिपार्टमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के आमतौर पर डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं, ये सारे हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं चैप्टर 3 के अंदर। वही है, प्रोडक्शन फंक्शन तो ऑब्वियसली होगा, प्रोडक्शन वाले सारे लोग बैठ जाएंगे प्रोडक्शन के अंदर। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपेरेबल स्किल्स वाले, आइडेंटिकल स्किल्स वाले सारे लोगों को आप बिठा देते हो एक जगह पे कि भाई आपका काम सुबह शाम सिर्फ ये करना है। इसकी वजह से फिर डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क स्पेशलाइजेशन आगे आती है। ठीक है, प्रोडक्शन एक बन गया। देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका काम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है कि भाई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भी उसके ऊपर भी काम करें, इंप्रूवमेंट लेके, और इनोवेशन की तरफ भी देखें, यार कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई, उसके ऊपर भी काम करें। परचेजिंग, इनका काम होता है रॉ मटेरियल या लेबर वगैरह को परचेज करना सस्ते रेट पे और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, इस तरह। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, इनका काम सिर्फ मार्केटिंग करना होता है और कुछ नहीं करना। मार्केटिंग हमने चैप्टर 7 में डिटेल में काफी पढ़ी है। ठीक है जी। HR मैनेजमेंट, इनका काम सिर्फ HR को देखना है, हमने चैप्टर 8 के अंदर इसको भी डिस्कस किया है काफी। देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन, इनका काम अकाउंट्स का, बुक कीपिंग वगैरह का, और फाइनेंस जो है चैप्टर 4 भी हमने पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, वो सारे काम करना इनका टास्क होता है।
ठीक है, देन आ गया कि बेनिफिट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट्स ऑब्वियसली आपके हैं काफ़ी। अगर आप ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, उसमें अगर गिविंग और कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज जो क्या होता है, ये हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया हुआ है, दोबारा एक बार आपको बताता हूँ। कंपेटिटिव एडवांटेज से मुराद ये है कि कोई भी कस्टमर आपके कंपेटिटर की बजाय आपके पास क्यों आ रहा है, क्यों आपकी चीज़ को खरीदना पसंद करेगा, ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि यार आप सस्ती बड़ी देते हो चीज़, इसलिए शायद वो आपके पास आता है। कुछ लोग शायद आपके पास इसलिए आते होंगे यार आप कोई लग्जरी चीज़ प्रोवाइड करते हो, जैसे आईफोन है या एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग क्यों खरीदते हैं? लग्जरी की वजह से या उनकी क्वालिटी की वजह से। प्राइस का वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख लें, बात कर लेते हैं गाड़ियों की, अगर बात करें तो सुजुकी की गाड़ियां आमतौर पर इसलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि थोड़ी अफोर्डेबल होती हैं, थोड़ा रीजनेबल प्राइस के अंदर होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑडी वगैरह आपने खरीदनी हो या स्पोर्ट्स कार खरीदनी हो, वहाँ पे आप प्राइस को नहीं देखते, वहाँ पे आप लग्जरी को देखते हो, वहाँ पे आप एक स्टेटस सिंबल को देखते हो, क्वालिटी को देखते हो। तो कंपेटिटिव एडवांटेज वो चीज है जो कस्टमर आपके अंदर देख रहा है, इसकी वजह से वो आपके पास आ रहा है, कंपेटिटर आपके राइवल के पास नहीं जा रहा। तो अब ये हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हो सकती है। यानी इंक्रीजिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट के 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर लें, मतलब क्वालिटी भी इंप्रूव कर लें, कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उनको खत्म कर दें, तो ये तीनों काम करने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये भी फायदा है। देन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। आपकी एफिशिएंसी भाई बढ़ जाती है। लेआउट अगर आपने इस तरह का बनाया जिसके अंदर वक्त कम ज़ाया होता है, आपका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कम ज़ाया होता है, आपकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की बढ़ेगी, आपका काम भी जल्दी होने लग जाएगा। तो ये फायदा है। देन इंश्योर कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट की बड़ी रेगुलेशन होती हैं, लीगल भी होती हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से भी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज के हिसाब से भी होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने अपने रेलिवेंट जो है गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उनको कंप्लाई कर रहा होगा, उनको मीट कर रहा होगा। तो ये भी आपको फायदा है। देन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर आप 3 चीज़ों के ऊपर वो काम कर लें, क्वालिटी बढ़ा लें, कॉस्ट मिनिमाइज वगैरह कर दें, जैसे आप रेट भी एक अच्छा दे सकते हो, सेल प्राइस आप बेहतर दे सकते हो कस्टमर को, मतलब सस्ती चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्वालिटी के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो, वैल्यू होगी कस्टमर के लिए उसके अंदर, तो वो भी सेटिस्फाई होता है। देन हेल्प्स इन वेस्ट रिडक्शन। वेस्टेज आपकी रॉ मटेरियल वगैरह की कम हो जाती है अगर आप एफिशिएंटली काम करते हो, लेआउट अच्छा है आपका, प्रोसेसेस आपके अच्छे हैं, बेहतर तरीके से मैनेज हुए हैं, तो वेस्ट रिडक्शन भी होती है। देन इंक्रीज्ड टीम वर्क। हमने ऐसे बड़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही काम करता है, तो फिर जब एक ही काम करना होता है सब लोगों ने, तो वहां पे टीम वर्क बड़ा ज्यादा अहम हो जाता है और बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर 9। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हमारे लास्ट लेक्चर के साथ, चैप्टर 10 पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।